डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। और इसमें सेक्सुअल और एडल्ट इत्यादि जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई, लेखक अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे चैनल अमन पॉडकास्ट एफएम पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 21, आदित्य की ट्रेनिंग। फिर प्रदीप आदित्य से कहता है, हम अभी टीडीएम के पास जा रहे हैं, उनके सामने तमीज से पेश आना और अपनी माते झाड़ने में लग जाना, क्योंकि तुम कितने शक्तिशाली हो ना उसके हिसाब से तो तुम टीडीएम के लिए एक मक्खी भी नहीं मार सकते हो मेरे ख्याल से, क्योंकि वह इतने शक्तिशाली हैं, एक ही फूंक में पूरी धरती को उड़ा दे। इतना बोलकर वह दोनों ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। ऑफिस के अंदर पहुंचकर प्रदीप बोलता है, गुड आफ्टरनून सर। ईडीएम सगत लहजे में उसका रिप्लाई देता है, गुड आफ्टरनून का डेट बोलो, कैसे आना हुआ सर? वो मैं अपने दोस्त को एसएस ज्वाइन करवाना चाहता हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तुम्हारे सामने खड़ा है, ये तुम्हारा दोस्त? प्रदीप बोलता है, जी सर, यही है सर मेरा दोस्त, इसके पास तो स्पेशल पावर है या फिर कुछ भी। यस सर, इसके पास पावर है सर, यह बहुत सारे एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, कौन कौन से एलिमेंट कंट्रोल कर सकते हो तुम? टीडीएम आदित्य की तरफ देखते हुए पूछते हैं, सर मैं बिजली का एलिमेंट, आग का एलिमेंट, हवा का एलिमेंट, पानी का एलिमेंट, धरती का एलिमेंट, आकाश का एलिमेंट, प्रकाश का एलिमेंट, ऑक्सीजन का एलिमेंट, और मेरे पास सुपर सीट छोड़ने की पावर भी है, इनविजिबल होने की भी, और अपना साइज कम ज्यादा कर लेने की भी। चलो बहुत अच्छी बात है, तो क्या तुम ज्वाइन होना चाहते हो हमारी एजेंसी में? जी सर बिल्कुल। ईवीएम का ये जवाब सुनकर तो प्रदीप हैरान हो गया था। टीडीएम के साथ वहां पर ईवीएम ही बैठा था, जो कि बहुत क्रूर माना जाता था। वह तो किसी से भी बात नहीं करता था, पर लेकिन उसने आज आदित्य से बात की, जबकि आदित्य तो अभी तक ज्वाइन भी नहीं हुआ। वह इस वजह से क्योंकि उस आदमी ने आदित्य के गले में लटका हुआ वह लॉकेट देख लिया था, जो आदित्य को गुफा में मिला था। फिर वह आदमी एक पेपर साइन करके गीता के पास जाकर उसे देता है और कहता है, लो इस पर साइन करो और 3 साल की ट्रेनिंग के लिए चले जाओ। तुम 3 साल की ट्रेनिंग के बाद एक लेफ्टिनेंट रैंक कमांडर बन जाओगे। प्रदीप ये बात सुनकर तो हक्का बक्का ही हो गया। वह उस एजेंसी में पिछले 30 साल से काम कर रहा था और आज तक वह एक एरो सोल्जर भी नहीं बना। आदित्य सीधा लेफ्टिनेंट। असल बात तो ये थी कि वह जिस ब्रांच में आए थे वह ब्रांच तो एस सबसे छोटी ब्रांच में से एक थी, जो बहुत ही कम रैंक वाली थी। फिर बहुत से पेपर साइन करने के बाद वह एक व्यक्ति के साथ आदित्य को वहां से भेज देते हैं, और वह लड़का जिसके साथ आदित्य गया था उसकी जिम्मेदारी उसे एकेडमी तक छोड़ने की थी। फिर जब वह एकेडमी में पहुंच गया तब उसने आदित्य को एक ऑफिस के बाहर छोड़ा और कहा, जाए आप इसके अंदर जाए, यहां पर आपको आपका अपॉइंटेड लेटर देना है। उसे कहने पर आदित्य ऑफिस के अंदर चला जाता है, पर उसे एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई दिखती है, पर लेकिन वह बहुत खतरनाक थी। पर आदित्य को इस बात का पता कैसे होता? लेकिन फिर भी आदित्य ने अपनी नीयत साफ रखते हुए उस लड़की के पास जाकर अपना लेटर उसे दे दिया। उस लेटर को देखने के बाद लड़की ने कहा, तो तुम होगा 10th मतलब? आदित्य पूछता है, अरे ईवीएम साहब के खास। फिर कुछ देर के बाद वह लड़की आदित्य को उसके कमरे की चाबी, पता और बहुत ही हम जानकारियां देकर वहां से जाने को बोलती है। फिर आदित्य वहां से चला जाता है और कुछ देर में अपने कमरे के बाहर पहुंच जाता है, पर वहां पर 5 लड़के उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तू कौन है? एक लड़के ने उसका कॉलर पकड़ लिया था। इस बात पर आदित्य को गुस्सा आया और उसने जोर से कहा, तेरा बाप और ये ले सोनिक अटैक। आदित्य के इतना बोलते ही वह लड़का बहुत दूर जा गिरा और उसकी हड्डियों का चूरा चूरा हो गया, उसके मुंह के चिथड़े उड़ गए थे। उस लड़के की ऐसी हालत देख बाकी के दूसरे लड़के वहां से भाग गए, क्योंकि उन सभी लड़कों का लीडर ही वह था। आदित्य ने अपनी 1% पावर का इस्तेमाल किया था और उसी में इतने ज्यादा खतरनाक गैंग के लीडर की यह हालत कर दी थी। फिर आदित्य अपने कमरे में चला जाता है। फिर अगले दिन से वह अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है। फिर ट्रेनिंग के 1 साल बाद वह एक सीनियर बन चुका था। उसके 5 पक्के दोस्त भी बन चुके थे, क्योंकि उस एकेडमी में कुछ गिने चुने ही पृथ्वी के लड़के थे और उन 5 लड़कों की टीम पूरी एकेडमी में सबसे शक्तिशाली थी। फिर धीरे धीरे करके समय बीतता गया। समय गुजरने के साथ साथ ही आदित्य ने बहुत सी शक्तियां अर्जित कर ली थी और वहां एक गैलेक्सी लेवल का कमांडर बन चुका था। फिर 3 साल के बाद आदित्य उस एकेडमी से निकल जाता है और अपने ऑफिस चला जाता है।
उसे उसके ऑफिस के बारे में पहले ही बता दिया गया था। अपने ऑफिस में जाते ही वह देखता है कि वह एक बहुत बड़ा ऑफिस था। उसमें कोई 5,000 से भी ज्यादा लोग थे जो उसके नीचे ही काम करते और उसके हर ऑर्डर को ही फॉलो करते। फिर आदित्य को अपने ऑफिस में आता देख सभी ऑफिसर्स वहां खड़े हो गए और उसे सल्यूट किया। फिर उसके बाद आदित्य अपने कमरे की ओर जाता है और अपने कमरे में आकर बैठ जाता है। फिर कुछ देर बाद उसके कमरे में एक लड़की आती है। वह बहुत सुंदर थी, इतनी कि सभी उसे देखते ही रह गए। लेकिन आदित्य ने उसे एक ही बार देखा और कहा, तुम कौन हो? सर, मैं आपकी सेक्रेटरी हूं और मेरा नाम वंशिका है। बहुत अच्छी बात है। फिर कुछ देर उसका इंट्रोडक्शन लेने के बाद आदित्य उससे पूछता है, क्या मेरे से पहले इस ऑफिस में कोई था? हाँ सर, पर अब उनका ट्रांसफर दूसरी यूनिट में हो चुका है। अच्छा, तो तुम्हारे पास कोई काम की फाइल है? या सर, उनका ट्रांसफर इसी वजह से हुआ था क्योंकि उन्होंने आज तक एक भी काम नहीं किया। अच्छा, तो तुम मुझे वह फाइलें दो। एपिसोड 22 आदित्य ने किया मिशन ज्वाइन। फिर कुछ दिन काम करने के बाद आदित्य को एक नोटिस मिलता है, अगर आप लेंडेरियल बनना चाहते हैं तो आपको मिशंस करने होंगे। लेंडेरियल कोई ऑफिसर तो नहीं होता था पर लेकिन एक बहुत खतरनाक सोल्जर होता था जिसकी एसएस में सबसे ज्यादा इज्जत होती थी। उसके सामने तो एजेंसी के सभी अफसरों का भी ऑर्डर नहीं काम करता था। आदित्य की यूनिट में बस 5 ही लेंडेरियल थे। फिर आदित्य बोलता है, चलो चल ही पढ़ते हैं। वह इस नोटिफिकेशन को जिस बुक में पढ़ रहा था उसमें एक रेड कलर का बटन था। अगर वह उसे दबा देता तो उसे मिशन मिल जाता। फिर आदित्य उस बटन को दबा देता है और वह एक कमरे जैसी जगह में पहुंच जाता है। फिर वहां पर उसे एक आवाज आती है, तुम्हें जाना होगा वाइटल प्लेनेट और तुम्हें वहां पर 2 साल के अंदर ही सभी के सभी खतरनाक लाइफ को खत्म करना होगा। इससे तुम्हें स्को मिलेंगे। आदित्य के बहुत सारे पेपर तैयार होते हैं। फाइनली अब क्या एक टेलीपोर्टर से होकर वाइटल की ओर निकल जाता है। वहां पर उसका ट्रांसफर एक एजेंसी कहीं लिमिटेड दफ्तर में हुआ। उस दुनिया का ऐसा हिसाब था कि वहां पर हमारी धरती के जैसे ही इंसान रहते हैं और मोस्ट भी इंसान का रूप धारण कर लेते हैं। और भी बहुत सारे राज है जो आपको ही पता करने पड़ेंगे। वहां पर पहुंचने के बाद आदित्य से एक लड़का बोलता है, मुझे पता करना पड़ेगा। मतलब अरे, ऊपर तो मेरे से बोला गया कि मुझे मिशन मिलेगा। ये क्या है सर? यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर आपको वैल्यू खुद फाइंड करनी है और आपके लिए वैल्यू एक्स है और अब आपको उस एक्स को खुद ही ढूंढना होगा। इतना बोलकर लड़का गायब हो जाता है। उसके जाने के बाद आदित्य बोलता है, बड़ा ही झाड़ू आदमी था ये तो। फिर दफ्तर से बाहर निकल जाता है। उसे जो मिशन की स्लिप मिली थी उसके मुताबिक उसे ब्लॉक नंबर 8 के विज्ञान नगर जाना था क्योंकि वहां पर अब राक्षसों ने कब्जा कर दिया था। ये बात सुनकर तो वह हैरान रह गया था कि ये दुनिया में भी राक्षस है, जबकि ये दुनिया तो मिल्की वे गैलेक्सी की भी नहीं। फिर आपने एडवांस्ड मैप के सहारे आदित्य आगे बढ़ता है और विज्ञान नगर की सीमा पर पहुंच जाता है। वह पूरी जगह सील कर दी गई थी। फिर आदित्य उड़कर वहां चला जाता है और सीमा के अंदर पहुंच जाता है। आदित्य को दुनिया में बस 3 साल का ही समय मिला था और उसे जो भी मिशन मिला करते हैं कंप्लीट करना था। कुछ छोटे मिशंस कंप्लीट करने के बाद उसे एक बड़ा मिशन मिलता। अगर वह उसे कंप्लीट कर लेता तो उसका प्रमोशन और ट्रांसफर हो जाता। फिर उस सीमा के अंदर पहुंचकर आदि आगे की ओर बढ़ने लगता है, पर उसे नहीं पता था कि कुछ रहस्यमयी शक्तियां उस पर नजर रखे हुए थी। फिर 50 किलोमीटर तक चलने के बाद आदि को बहुत इंसानों की मारी पड़ी हुई लाशें दिखती है। कुछ के सर धड़ से अलग थे और कुछ की टांगे। तभी उसे एक आवाज आती है, कौन आया है? यह आवाज ऐसी थी जैसी कोई 5-6 बुढ़े एक ही आवाज में बोल रहे हो। यह आवाज आदि के पीछे से आई। उसे इस आवाज से कोई डर नहीं लगा क्योंकि एसएस की तरफ से उसे बहुत सी शक्तियां मिली थी जो इस धरती के पैटर्न से ही मैच करती थी, जो कि अब उम्र भर तक उसके साथ रहने वाली थी। फिर वह पीछे देखता है तो उसके सामने 5 सिर वाला एक अजीब सा प्राणी खड़ा हुआ था। फिर वह प्राणी कहता है, अब तू गया और मैं इतने दिन से तो भूखा था, मेरा पेट भी भर जाएगा क्या? आदि कहता है, तुम मुझे खाएगा? अरे, मैं तेरे पूरे खानदान को एक बार में चला जाऊं, तू मुझे खाएगा? इतना बोल कर दिया अपने हाथ से बिग बैंग ब्लास्ट बाहर निकालता है और एक झटके में ही उस राक्षस के 5 सर काट देता है और उसके चिथड़े चिथड़े उड़ा देता है। फिर वह आगे की ओर मुड़ता है तो देखता है कुत्तों की तरह दिखने वाले खतरनाक से जानवरों की पलटन उसकी तरफ देखे जा रही थी। तभी उसे आसमान से आवाज आती है, डरो मत, तुमको खा जाने के बाद ये कुत्ते यहां से चले जाएंगे। यह आवाज एक चील में उड़ते हुए बिना सर के इंसान की थी जिसका सर उसके हाथ में था। वह हरे से रंग का सड़ा हुआ सर था। आदि उसको देखते हुए कहता है, पहले तेरे कुत्तों को मारूंगा और फिर तुझे क्या बोला? इतने बोलते ही आदित्य के शरीर से नीली रोशनी निकलने लगती है और वह किसी बंदूक से निकले हुए गोली की तरह चमकती हुई
बहुत तेज उड़ जाती है और सभी कुत्तों के पेट फाड़ के रख देती है। फिर वही नीली रोशनी उस आदमी के सामने खड़ी हो जाती है और फिर बोलता है एक्सक्लूसिव एक्स पावर कितना। बोलते ही बिजली की शक्ति उस राक्षस की ओर बढ़ चलती है और कुछ ही देर में वह राक्षस जलकर राख में बदल जाता है। फिर आदि अपने रूप में आकर वापस से आगे की ओर बढ़ने लगता है। फिर वह एक ऐसे गेट की ओर जाता है जिसके अंदर बिल्कुल ही अंधेरा था। ऐसा लग रहा था बहुत खतरनाक से बादलों ने उस जगह को घेरा हो और वहां कोई रोशनी ही नहीं आएगी। गेट के अंदर घुसने के बाद वह गेट अपने आप ही बंद हो जाता है। आदित्य कहता है यह विलन कभी नहीं सुधरेंगे साले, हमेशा ही पीछे से वार करते हैं। फिर आदित्य पीछे देखता है तो उसके सामने 5 बड़े बड़े दांत वाले सिंगों वाले अपने हाथ में किलों से बने डंडे पकड़े हुए खड़े थे। फिर उन्होंने कहा कौन है जो कील के इलाके में आया? अरे वाह, डंडे भी कील वाले पकड़े हैं और जहां के मालिक का नाम भी कील है। किल किल किल, अब सबके कील ही होंगे। ये बोलते ही आदि अपने दोनों हाथों से आग निकलता है और 10 सेकंड में ही सभी राक्षसों को जलाकर राख कर देता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, तूने मेरे भाइयों को मारा तो मारा, पर कैसे? फिर आदि उस आवाज की तरफ देखता है और कहता है अग्नि के तत्व से, और अब तेरी बारी है। इतना बोलकर आदि अपने हाथों को आगे करता है और फिर से आग छोड़ देता है। पर लेकिन इस बार वह प्राणी अपनी छड़ी आगे कर देता है और उसकी छड़ी से भी रोशनी निकलती है जो आदित्य की आग से टकराने लग जाती है। टेंशन मत ले, आदि कहता है, तेरे लिए मेरा सुपर फास्ट सोनिक एक्स पंच काफी है। इतना बोलकर आदि फुल स्पीड में उस राक्षस के पास पहुंच जाता है और उसे पंच मारता है जिससे उसका धड़ फटकर अलग हो जाता है। फिर आदित्य अपना हाथ देखती हूँ वह करता है, अब मैं तो सबकी फाड़ दूंगा। क्या फाड़ दूंगा? सबकी अकल फाड़ दूंगा। इतना बोलकर आदि आगे निकल जाता है। फिर कुछ देर चलने के बाद उसे एक बड़ा सा काले रंग का महल दिखता है। फिर उसे देखते हुए वह बोलता है इसमें कोई ताकतवर होगा। इतना बोलकर बता अपनी सोनिक स्पीड एक्टिवेट करता है और उस महल के अंदर घुस जाता है। उस महल के अंदर घुसकर आदि देता है कि वहां पर बहुत से राक्षस नाच रहे थे और वहां पर एक लड़की बैठी थी, वह उनकी मुखिया थी। अभी तक उसको भी यह खबर मिल गई थी कि एक नौजवान लड़के ने उनके बहुत से राक्षसों को मार दिया। फिर वह आदि की तरफ देखते हुए बोलती है, जाओ सारे मिलकर इसे खा जाओ, मेरी तरफ से फ्री का खाना। इतना बोलकर वहां पर नाच रहे सभी राक्षस आदि की तरफ भागते हैं, पर आदि तो आदि ही था। उसने कहा, अब अगर तुम लोग खुद ही फटना चाहते हो तो मैं क्या करूं? इतना बोलकर आदि अपनी सोनिक स्पीड एक्टिवेट करता है। एपिसोड 23 आदित्य और चीफ की मुलाकात। फिर वह अपने हाथ से लेजर बीम छोड़ता है। उसका रंग नीला था। आदि को ज्यादा शक्तियां नीले रंग की ही मिली थी। फिर एक एक करके सारे के सारे राक्षसों के पेट फट जाते हैं। वह आदि की पावर की वजह से हुआ था। फिर उनकी मुखिया कहती है चिल्लाते हुए, कहती है, तू कौन है? तू कोई नॉर्मल इंसान नहीं लगता। सही बोला तूने, मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूं, ऐसे से आया हुआ कमांडो भी, और मैं यहां पर तुम राक्षसों को खत्म करने की आया हूं। तेरी जैसे तो अरब भी मुझे खत्म नहीं कर सकते, पर लेकिन मैं अरबों को भी अकेला खत्म कर सकता हूं। इतना दार है तुझे, अपनी शक्तियों पर इतना अहंकार नहीं करते है घमंडी लड़के। इतना बोलकर वह मुखिया अपने नाखून बड़े कर लेती है और कुछ डायन मंत्र पढ़ने लग जाती है। फिर आदि बोलता है, अरे इस धरती में भी यह सब कुछ होता है? हाँ, यहाँ पर राक्षस है तो डायने तो होंगी। फिर जैसे ही वह मुखिया अपने नाखून लेकर इसके और बढ़ने लगती है, आदि अपना सोनिक पंच उसके जबड़े पर मार देता है और उसका जबड़ा भी धड़ से अलग हो जाता है। एक जोर की चीख निकलती है और वह खत्म हो जाती है। फिर आदि बोलता है, ये 3 साल का मिशन तो 3 दिन में खत्म होने वाला ही लग रहा है। चलो अच्छी बात है, जितना जल्दी हो सके इनको खत्म करता हूं और अपने पैसे लेकर मजे करता हूं। फिर आदित्य उस महल से बाहर निकल जाता है और अपना रूप बड़ा करके अपने दोनों हाथ आगे करके सोनिक स्पीड एक्स नाम लेता है और उस महल लोग बुरी तरह से चकनाचूर कर देता है। उसने महल के चकनाचूर होने की आवाज इतनी खतरनाक थी, विज्ञान नगर में मौजूद सारे के सारे राक्षस मर चुके थे और जितनी भी सील विज्ञान नगर पर लगी थी वे सब भी नष्ट हो जाती है। फिर आदित्य को उसके आंखों के सामने एक न्यू नोटिफिकेशन आता है, आपका पहला मिशन कंप्लीट होता है। आपको एक्स को मिलता है। अगर आप 100 कंप्लीट कर लेते हैं तब आपको एक फाइनल मिशन मिलेगा। अभी आप 2 दिन तक रेस्ट कीजिए, आपको उसके बाद अपने आप एक नया और खतरनाक, बेहतरीन और भी ज्यादा पैसे कमाने वाला मिशन मिल जाएगा। इतना सब पढ़ने के बाद वह स्क्रीन अपने आप ही उसके सामने से गायब हो जाती है। फिर आदि वहां से उड़कर निकल जाता है और सीमा के बाहर पहुंचते ही बहुत सारी स्पेशल फोर्सेस उसे बाहर खड़ी दिखती हैं। फिर वह उनकी तरफ बढ़ता है और उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, लो आपका विज्ञान नगर अब राक्षसों से पूरी तरह से आजाद है। अब बहुत सारे लोग
उससे पूछते हैं आप कौन हो? मैं हूं एसएस कमांडो। सभी लोग उसकी बात सुनकर हैरान हो गए थे। क्या हमारी धरती में एक एसएस कमांडो आया है? 100 साल पहले एक कमांडो आया था, पर वह भी हमारी हेल्प किए बिना ही यहाँ से पैसे लेकर निकल गया। क्या आप भी ऐसे ही निकल जाओगे? आपसे किसने कहा कि मैं ऐसे ही निकल जाऊंगा? वह एक नॉर्मल कमांडो होगा। मैं एक गाइडलाइन ऑफिसर हूं और मेरे अंदर ही 3000 ऐसे ऑफिसर काम करते हैं जो नॉर्मल से ऊपर है। इतना बोलकर वहां से आगे निकलने ही वाला था कि तभी वहां पर उस दुनिया का चीफ पहुंच जाता है और वह अपने हाथ आदि की ओर बढ़ाते हुए कहता है, मेरा नाम है KMR विकसित। आदित्य उससे हाथ मिलाता है और बोलता है, चीफ आपसे मिलकर खुशी हुई। वैसे मेरा नाम आदित्य है, लोग मुझे आदि ही कहकर बुलाते हैं। फिर वह मन में सोचता है, पर कौन लोग बुलाते हैं, मुझे तो कोई जानता ही नहीं है। फिर चीफ कहते हैं, ऑर्डर देता हूं, जितने टाइम तक आदित्य साहब इस धरती में रहेंगे हम तब तक उनकी देखभाल करेंगे। हमारी तरफ से उनको इस दुनिया के सबसे टॉप होटल में इन्हें रखेंगे। ये सब कुछ बोलकर चीफ आदि को लेकर वहां से चला जाता है। आदि मन में ही सोचता है, ये लो, मुझे तो पैसे खर्चने की भी जरूरत नहीं पड़ी और फ्री में ही रहने को भी मिल गया, खाने को भी मिल गया, पीने को भी मिल ही जाएगा, बस ब्रांड अच्छा हो। कुछ देर बाद चीफ उसे नेशनल होटल में ले जाता है और वहां का टॉप फ्लोर पूरी तरह से उन्हें दे देता है और कहता है, सर आप जितने भी दिन तक यहाँ रहना चाहते हैं रहिए। फिर इतना बोलकर वह वहां से चला जाता है। फिर आदित्य सोचता है, यह मेरे साथ इतना क्यों चिपक रहा है? कोई ना कोई तो राज की बात जरूर है, पर चलो फिलहाल अभी यहाँ के मजे करता हूँ। आदित्य को जो होटल का फ्लोर मिला था वह टॉप फ्लोर था। उस पर खुले आसमान के बाहर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी बना था, जिसके अंदर भी लाइट जल रही थी। अगर 5 स्टार होटल सबसे अच्छे होते हैं तो वह होटल तो फिर 1000 स्टार से भी ज्यादा की रेटिंग वाला था। उस होटल में हर एक बहुत अच्छी सुविधाएं थी। फिर वहां पर अगर कुछ खाने को मंगाए तो वह 2 मिनट में पहुंच जाता था। नहाने के लिए इतना बढ़िया स्विमिंग पूल जिसमें ऐसा बटन लगा हुआ था जिसे हम अगर गर्म में स्विच करें तो वह उसी समय गर्म हो जाए, और बहुत ज्यादा सुंदर। और तो और वहां से पूरे के पूरे शहर का तो क्या ऐसा लग रहा था, उस दुनिया का ही बहुत अच्छा नज़ारा आ रहा है। आदित्य अभी तक भी यह बात सोच रहा था कि अगर मैंने इनका एक विज्ञान नगर नाम का शहर राक्षसों से आज़ाद करवा दिया तो यह चीफ इतना खुश क्यों हो रहा है? और एक बात, एक इतना सा काम करने के लिए इसने मुझे इतना शानदार होटल क्यों दिया, जिसमें शायद 1 घंटा रहने की कीमत भी मेरी पूरी जिंदगी के कमाई से ज्यादा हो। ये सब सोचने के बाद आदित्य ने कहा, चलो इसका पता बाद मैं लगा लूंगा, अब मुझे नींद भी आ रही है, सो जाता हूँ। फिर परसों नया मिशन भी तो देना है अपने आप को, जल्दी से इनको खत्म करता हूँ और एक एलियंस वाले प्लेनेट पर जाऊंगा। यहाँ जैसे इंसानों वाले नहीं तो सेम टू सेम मेरी धरती की लग रही है। इतना कहकर आदित्य अपने बेडरूम में जाता है और सो जाता है, पर उसे नहीं पता था कि अभी भी कोई चीज उस पर नजर रखे हुए थे। वह था कैमरा पर कुछ और भी था, वह आपको आगे पता चल जाएगा। फिर कुछ समय बाद आदित्य को रोशनी की वजह से उठना पड़ता है। अब सुबह हो चुकी थी। आदित्य उठता है और होटल के बाहर जाता है। वह अपने कमरे के बाहर ही निकला था। उसे पता चलता है कि वह बहुत ज्यादा ठंड है। उसका नहाने का मन हो रहा था तो वह स्विमिंग पूल के पास जाता है और स्विच करके पानी को अपने मुताबिक गर्म कर लेता है और फिर उसमें डुबकी मारता है और 2-3 घंटे पानी के अंदर ही रहने के बाद वह बाहर निकलता है और अपने कपड़े पहनता है। फिर कहता है, अच्छा अब मुझे पता चला, ये चीफ इसलिए मेरी अपनी इज्जत कर रहा है क्योंकि मैं एसएस का बंदा हूं और इस धरती पर तो मैं अकेला ही हूं, एक एजेंसी वाला। एपिसोड 24, आदित्य का नया मिशन। फिर आदित्य तैयार हो जाता है और होटल के बाहर जाने और वाइटल प्लेनेट पर घूमने की तैयारी करने लगता है। आदित्य को पहले तो इस धरती में रहने के लिए कुल 10,000 रुपए ही मिले थे, लेकिन जब से उसने अपना पहला मिशन कंप्लीट किया था उसे कुल मिलाकर 52 लाख रुपए मिले थे। अब उसके पास पैसों की तो कोई कमी ही नहीं रही थी। अब वह धरती वाला गरीब आदमी नहीं रह चुका था जिसे उसके माँ बाप ने बेसहारा करके घर से बाहर निकाल दिया था। अभी तक किसी को भी उसके ऐसे निकल जाने की वजह पता नहीं थी। रिया भी उसके जाने से बहुत परेशान थी। फिर आदित्य जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलता है उसे वहां पर चीफ और उसके अंगरक्षक खड़े दिखाई दे जाते हैं। वह उसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, बदले में आदि भी उन्हें गुड मॉर्निंग बोल देता है। फिर वह कहता है चीफ, तभी चीफ बोलता है, अरे सर क्या आप मेरा निकनेम नहीं जानते? आपका निकनेम? अरे आपका तो रियल नेम ही इतना बड़ा है जो मुझे याद ही नहीं रहा। निकनेम तो फिर आपने बताया भी नहीं। सर मेरा निकनेम केतु है, आप मुझे प्यार से केतु बुला सकते हैं। चलो ठीक है, मैं आपको की तू बुला लूंगा। जी हाँ, आप मुझे केतु बुला सकते हैं। फिर आदि कहता है, मेरा अभी इस दुनिया में घूमने का प्लान है,
क्योंकि मैं आते ही सीधा मिशन के लिए चला गया था, तो मैं यहाँ पर घुमा भी नहीं हूँ और एक नया मिशन भी मुझे शायद कर लिए साइन हो, इसलिए क्या आप मुझे आज इस वाइटल प्लेनेट पर घुमा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल घुमा सकता हूँ ना सर। आदित्य ने एक और बात नोटिस की, वह जिस भी चीज की फरमाइश केतु से करता केतु उसके लिए हाँ कर देता बिना कुछ भी सोचे समझे हुए। फिर कुछ देर बाद वे दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। फिर आदि रास्ते में उससे पूछता है, वैसे हम कहाँ जा रहे हैं आदि भाई? आज तो हम डैम में घूमने जा रहे हैं। हमारे वाइटल प्लेनेट का एकमात्र सबसे बड़ा डैम है, इसमें इतना ज्यादा पानी है कि आप सोच भी नहीं सकते। अरे सोच तो सकता हूँ आदि उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है। आदि की हर बात सुनकर वह हंसने लग जाता है। आप अच्छा मजाक कर लेते हैं भाई। हाँ, वह मैंने स्कूल में सीखा था। क्या बोला? स्कूल में सीखा था? मैंने तो नहीं सीखा था अपने स्कूल में। फिर आदित्य बोलता है, मेरा स्कूल टॉम एंड जेरी वाला था ना। इतना बोलकर वह दोनों अपने रास्ते पर चलने लग जाते हैं। कुछ देर बाद वह एक पुल के ऊपर चल रहे होते हैं, पर वह पुल नहीं था। उस पुल के नीचे देखा जाए तो एक बहुत बड़ा डैम था। वह डैम बिल्कुल ओवरटाइम की तरह था, जो हमारे अमेरिका में स्थित है, और वह ग्रेविटी को भी काट रहा था। इस डैम को देखकर तो कोई भी डर जाता था, क्योंकि हर टाइम इस डैम को देखकर ऐसा लगता था कि यह बहुत ऊंची पहाड़ी में बना एक बहुत बड़ा डैम है और यह हमें अपने साथ बहाकर ले जाएगा, और हम तो इसके आगे एक बैक्टीरिया बराबर भी नहीं। फिर वह उस डैम के अंदर बने हुए ऑफिस में जाते हैं। वहां पर वर्कर्स काम कर रहे थे कि तभी एक वर्कर एक गेट खोल देता है, जिससे बहुत ज्यादा तेज पानी निकलने लगता है। इस दृश्य को देखकर आदि का समय बीतने लगा। तब चीफ कहता है, हमारा मेन बिजली का प्रोजेक्ट भी यही है, यहाँ से ही हमारे वाइटल को सबसे ज्यादा बिजली आती है। आदित्य कहता है, बहुत अच्छी बात है, इसको देखने में भी बहुत मजा आ रहा है। फिर 1-2 घंटे वहां पर रुकने के बाद आदित्य बोलता है, चलो कहीं और चलते हैं। हाँ चलो, मैं आपको दिखाता हूँ। वहां से 20 किलोमीटर दूर है, पर लेकिन ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि वह डैम से जुड़ा हुआ है। आमतौर पर राक्षसों से बचने के लिए हर एरिया के बॉर्डर पर पावर वाली सीनें लगाई जाती थी, जो एक प्रकार से अधिक होती थी, पर लेकिन कहीं पर पहले से ही साजिश चल रही होती थी। इस वजह से राक्षसों ने हमारी बहुत ही जगह पर कब्जा कर लिया है। चीफ चलते हुए आदि से कहता है, चलो मैं इन सबको देख लूंगा, मैं इसी काम के लिए तो यहाँ पर आया हूँ। फिर 1 घंटे के बाद वह दोनों एयरपोर्ट के रनवे पर पहुंच जाते हैं। ये चीजें आदित्य को बिल्कुल GTA 5 वाली गेम की तरह सेम लग रही थी, सब कुछ एक जैसा, पर लेकिन उन सब के लिए एक अलग और नया प्लेनेट था, पर यह बिल्कुल धरती की तरह सेम ही था। फिर बहुत ही जगह पर घूमने के बाद शाम हो जाती है और चीफ उसे उसके होटल में छोड़कर वहां से निकल जाता है और अपनी गाड़ी में बैठकर उस गाड़ी में बैठे हुए 3 लोगों से कहता है, इस पर नजर रखनी पड़ेगी और एक प्लान जल्दी से बनाओ। जैसे पिछले वाले को किया था वैसे ही इसको भी कर देंगे। जी बॉस, जरूर, जैसे उसे किया था वैसे ही इसे भी कर देंगे। इतना बोलकर वहां निकल जाते हैं और वहीं पर आदि को अभी भी यह बात हजम नहीं हो रही थी। मैं सोच रहा था कि कोई इतना ज्यादा बिना पैसे से, बिना किसी मतलब के इतना कुछ कैसे कर सकता है। चलो अब कल मुझे नया टास्क मिल ही तो जाएगा, फिर मैं इस पर ध्यान ही नहीं दूंगा। इतना सब कुछ बोलकर खाना खाने के बाद आदि नहाने जाता है और फिर सो जाता है। उसे अब कल सुबह का ही इंतजार था कि कब सुबह हो और उसे नया टास्क मिले। फिर आखिरकार सुबह हो ही जाती है और आदित्य उठते ही अपनी नोटिफिकेशन चेक करता है और उसे ऑन करता है तो देखता है उसे 5 पॉइंट का टास्क मिल गया था, जो 15 दिन का था, और उसकी कमाई कम से कम 20 करोड़ रुपए से लेकर 30 करोड़ रुपए के बीच थी। इतने पैसे देखकर तो आदि की आंखें ही चमक गई। उसने कहा, इतने सारे पैसे तो मैंने हाथी कर की ही रहूंगा। फिर उसने अपना मिशन देखा तो उसमें लिखा था कि तुम्हें रात में होने वाले राक्षसों के कार्यक्रम को पकड़ना है, जो ब्लॉक 18 में होता है, जिसमें राक्षस इंसानों को मारकर उनकी बोलियां लगाते हैं। जो जितना मोटा होगा उसकी उतनी बोली होगी। फिर आदि बोलता है, अब मुझे रात होने तक का इंतजार करना है, तो चलो मैं ब्लॉक 18 की ओर बढ़ चलता हूं। और इस बात की जानकारी तो मैं इस चीफ को लगने ही नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें तो मुझे पहले से ही शक है। यह जरूर किसी न किसी बुरी इंसान से तो मिला है, या फिर किसी बुरे राक्षस से। इतना बोलकर आदित्य प्लान बनाने लग जाता है और रात की तैयारी करने लग जाता है। 4 घंटे के बाद उसका प्लान तैयार हो जाता है। प्लान कुछ इस तरह था कि पहले तो वह खुद ही ब्लॉक 18 में रात के टाइम जाएगा, और फिर जैसे ही उसे कोई राक्षस पकड़ेंगे वह मरने का नाटक करके उनके साथ चला जाएगा। जहां पर उसकी बोली लगेगी वह वहां पर ही आतंक मचा देगा और एक एक को चुन चुन कर मारेगा, और उसे सभी के खत्म हो जाने के बारे में तो पता चल ही जाता, क्योंकि उसे उसका पूरा मिशन कंप्लीट होने पर ही नोटिफिकेशन आती।
एपिसोड 25। आखिर कौन है वो तीन आदमी। आदि यह प्लान बनाकर 18 की तरफ बढ़ने लगता है और अपनी स्पीड में वहां पहुंच जाता है और एक दुकान के पास जाकर वहां पर चाय नाश्ता करने लगता है। ये सब कुछ करने में उसको आधा घंटा लग गया था। फिर वह वहां से निकल जाता है। अब शाम होने लग पड़ी थी और कुछ ही देर में सभी दुकानें बंद होने लग जाती हैं। तब आदि भी वहां से आगे बढ़ने लगता है और कुछ देर बाद वह एक सुनसान सी जगह पर पहुंचता है जहां की सारी दुकानें बंद हो चुकी थी और अब वहां पर अंधेरा हो चुका था। उस पर कोई पीछे से नजर रख रहा था और वह बोलता है, बॉस को बताओ, कोई अकेला लड़का यहां पर बाहर घूम रहा है क्या? मैं इस पर हमला करके इसे मार डालो। तब वह जिस डिवाइस से यह संदेश किसी को भेज रहा था उससे आवाज आती है, नहीं इसे और आगे जाने दो, यहां पर अगर कुछ किया तो शहर में हड़कंप मच सकता है। इसको आगे तक लाने में मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। इस आवाज के बंद होते ही अपने रास्ते पर चल रहे आदि को आगे एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है और उसे अपने सामने एक परछाई से दिखती है। वह उससे 100 से 200 मीटर दूर थी। वह जिस धरती पर आया था वह पूरी तरह से मॉडर्न हो चुकी थी। उधर हर एक चीज एडवांस थी, हमारी धरती से तो 1000 गुना ज्यादा एडवांस। उस परछाई को देखकर आदि सोचता है, अरे उस जगह पर रोशनी भी नहीं है, कोई बच्चा रो रहा है जरूर, वहां पर कुछ है। आदि जोर से कहता है। उसकी आवाज सुनकर उस पर नजर रख रहा वह राक्षस बोलता है, ये लड़का तो हमारे जाल पर फंस गया। लेकिन आदित्य मन में कहता है, चलो बच्चों चलो, जितनी चालें चलनी है मुझे पता चल चुका है कि कौन है वह सामने मुझे फंसाने का प्लान बना रहे हो। तुम इसमें कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। इतना बोलकर आदि अभी आगे बढ़ा ही था कि बहुत सारे काली छाया उधर पर आकर उसे पकड़ लेते हैं। वह भी कुछ नहीं कहता और चुपचाप उनके साथ चल पड़ता है। फिर कुछ ही देर में वह उसे एक सुनसान कोठी के अंदर ले गए और एक पिंजरे के अंदर उसे बांध कर रख दिया। उनको लगा था कि उन्होंने उसे जो झटका दिया है उससे वह मर चुका होगा, पर लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह अभी भी जिंदा है, बस मरने का दिखावा कर रहा है। तब एक आदमी वहां खड़े उस शख्स से पूछता है, ये कौन है? घूम रहा था कोई बाहर, मैंने भी पकड़ लिया। वैसे बॉस कहाँ है? अरे बॉस अभी मीटिंग पर हैं, वह बाकी के पार्टनर से बात कर रहे हैं। इतना बोलकर वह दोनों आदमी वहां से निकल जाते हैं। फिर आदि अपनी आंखें खोलता है और फिर चारों तरफ देखने लगता है। कैसे अपने सुपरविजन से पता चलता है कि वहां पर 2-3 आदमी बैठकर बातें कर रहे थे। फिर वह अपनी कानों से दूर तक सुनने वाली शक्तियों का प्रयोग भी करता है और फिर उनकी बातें सुनने लगता है। वहां पर 3 आदमी बैठे हुए थे। एक कहता है, हाँ हमारे पास अभी भी बहुत समय है, पर लेकिन ये जो कमांडो आया है हमारे प्लान पर पानी फेर सकता है। और अगर कहीं पता चल गया कि हम लोग जिनसे यहाँ पर खतरे में हैं वह कोई राक्षस नहीं बल्कि एलियन हैं, तभी हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर से हमारे बारे में भी पता चल जाएगा कि हम स्पेस पेट्रोल से भागे हुए मुजरिम है और स्पेस के चोर हैं और हम यहाँ पर इस धरती की वह शक्ति लूटने आए हैं जो इस धरती के अंदर से निकलेगी। अगर ये बात उसे पता चल गई तो वह अपने डिपार्टमेंट वालों को यहाँ पर बुलाकर सब कुछ खत्म कर देगा। तभी दूसरा बंदा कहता है, अरे इसका सबसे डाउन वाला डिपार्टमेंट है। फिर तीसरा बंदा करता है, अरे तुम उसे कमजोर मत समझो, डिपार्टमेंट कोई भी हो, कमांडो को तो पावर देख कर ही लेता है ना वह डिपार्टमेंट। वहां पर सभी डिपार्टमेंट में एक बराबर पावर वाले योद्धा चलते हैं। तभी उन्हें खबर मिलती है, हमने एक लड़के को पकड़ लिया है और फिर वह उस लड़के की फोटो भी लेकर आते हैं। जैसे ही उनमें से एक आदमी उस फोटो को देखता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह कहता है, लो अब तो गए, हाय राम कहाँ है तू? तभी उसके साथ बैठे पूछते हैं, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो रहे हो तुम? वह कहता है, अरे यही तो है जिसकी हम बात कर रहे थे। क्या मतलब मुझे इसने पहचान लिया तो फिर मैं गया। मैं कहता हूं तुम भी यहां से निकल जाओ। इतना बोलकर बस अभी वहां से निकल जाते हैं। उन सभी को निकलता देख आदि अपनी पूरी शक्ति लगाता है और एक जोर का ब्लास्ट करता है जिससे पिंजरे के आसपास जितने भी कमरे थे वह सभी फट जाते हैं। फिर आदि उन सभी एलियंस को बहुत बुरी हालत में मारता है। उसका ये युद्ध पूरे 8 घंटे तक चला। फिर सुबह हो गई थी और उसने उस एरिया के सारे राक्षस कहे जाने वाले एलियंस को खत्म कर दिया था और एलियंस का बनकर उड़ाने वाला उसका मिशन भी कंप्लीट हो चुका था और उसे उसकी फीस थी मिल चुकी थी। फिर वह निकल जाता है और वापस अपने होटल की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी उसे रास्ते में 3 गाड़ियां आती दिखाई देती है और वह उसके मुंह के सामने की जाती है। उन गाड़ियों में कोई और नहीं
बल्कि चीफ था। फिर वह गाड़ी से उतर कर खाता है, बधाई हो आपने एक रात में ही इतने सारे राक्षसों को मार दिया। तब क्या बोलता है, अरे वह राक्षस नहीं, और वह इतने भी चुप हो जाता है। उसे लगता है कि यह बात इसे बताना सही नहीं, बड़े खतरनाक राक्षस है आदि बोलता है। और फिर कुछ देर तक चीफ से बात करने के बाद वह वहां से निकल जाता है और अपने होटल के कमरे के बाहर बने गार्डन जैसे टेरेस पर बैठ जाता है। वह कहीं से भी ऐसा नहीं लगता था कि वह होटल के टॉप फ्लोर पर होगा, वह तो ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग में है। तो दोस्तों आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए, सिर्फ और सिर्फ अमन पॉडकास्ट एफएम यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों अभी तक के आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे सभी सब्सक्राइबर की वजह से हुआ है जो मेरी स्टोरी को इतना प्यार दे रहे हैं।